हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हिंदी व्याकरण पर ये टॉपिक रहेगा आज का। देखिए, एडीओ का एग्ज़ाम जो है होने वाला है या फिर इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है होगा ही, फिक्स है। तो नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो इसके साथ हमारे साथ बने रहिए आप हमारे साथ इसके लिए। देखिए, ये एडीओ का एग्ज़ाम जो होगा इसमें हिंदी व्याकरण तो आएगा ही। तो ये हिंदी व्याकरण सिर्फ एडीओ एग्ज़ाम के लिए नहीं बताऊंगा, ये पूरे जो है जिन जिन एग्ज़ाम में जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है हिंदी व्याकरण आता है, तो उस सारे टॉपिक को भी हम कवर करते हुए चलेंगे एडीओ के इस एग्ज़ाम में। देखिए, जो टॉपिक कराऊंगा ये नहीं कि अन्य एग्ज़ाम के लिए है, सभी में जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत जो है जो मैं बताने वाला हूँ आपको टॉपिक हिंदी व्याकरण का, उसी में से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हिंदी व्याकरण का आज का ये भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? तो वर्णमाला वो होता है, देखिए, वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। जो समूह होता है वर्णों का उसको वर्णमाला कहा जाता है। कहा जाए जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, और इसके अलावा कहाँ तक, पूरे ज्ञ तक। तो ये पूरे होंगे क्या, वर्णमाला कहलाएंगे। ये याद रखिए आप कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए, हिंदी में वर्णमाला जो है 44 वर्ड का होता है। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला कितने होंगे, तो 44 होंगे। इतना याद रखिए आप। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक स्वर संधि में, स्वर संधि बोलते हैं, एक स्वर में, और दूसरा व्यंजन संधि भी हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर दिए आपके लिए हिंदी व्याकरण। तो संधि, समास, क्रिया विशेषण सभी को हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला के अंतर्गत क्या हो गया, स्वर आ गया और व्यंजन आ गया। सबसे पहले बात कर देंगे हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होता है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। देखिए, जो भी व्यंजन हैं, जैसे देखिए मैं क बोल रहा हूँ, तो क में क्या है, इसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है। देखिए कैसे, आधा का हम बोल दिए तो ये स्वर हो गया, और इसके साथ अ लगा दिए तो ये व्यंजन हो गया। अगर पूरे की बात करेंगे तो देखिए, व्यंजनों का उच्चारण में सहायक हो, व्यंजन जो है उच्चारण में सहायक होते हैं स्वर के, स्वर जो है व्यंजन के। देखिए, अब स्वर कितने होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। देखिए, बहुत जगह क्या है 13 लगाकर आते हैं, तो आप ध्यान में रखिए, अगर स्वर पूछा जाए तो आप 11 लगाकर ही आंसर आइए। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। इस प्रकार से क्या होते हैं, पूरे 11 स्वर होते हैं। उच्चारण के समय में दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये याद रखिए कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वर्णमाला की बात करेंगे तो स्वर और व्यंजन 2 भागों में इनको बांटा गया है। तो अभी हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ये याद रखिए कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, अ है, ई है, उ और ऋषि का री। ये जो है 4 मूल स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये याद रखिए, क्या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर वो जो उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वर का दुगुना लगे। मान लीजिए ये 1 सेकेंड लग रहा है इसको बोलने में, तो ये वाले दीर्घ स्वर को क्या होगा, 2 सेकेंड लगेगा। या फिर ह्रस्व स्वर को बोलने में हमको अगर 3 सेकेंड लग रहा है, तो दीर्घ स्वर को बोलने में हमको इसको क्या लगेगा, 6 सेकेंड लगेगा। तो उसका दुगुना समय लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। ये आ, ई, उ, ए, ओ और औ, इस प्रकार से कितने हो गए, ये
3 और 3 6 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और प्लुत स्वर की बात करें तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग जो है दूर से बुलाने में किया जाता है। अब दूर से किस प्रकार बुलाएंगे? देखिए, दूर से जैसे बोलते हैं ए, है ना, तो वो क्या हो गया? प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। किस स्वर के अंतर्गत? प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। देखिए, इसी में हम लोग जानते हैं अब मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं के बारे में जानते हैं, व्यंजन भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मात्राएं क्या है? स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। अगर स्वर को बदल जाए तो क्या हो जाएगा? वो मात्राएं होगी। जैसे अ है, शब्द क्या है? कम है, तो हम क्या बोलते हैं? देखिए, क में हम अगर इसको विच्छेद करेंगे या फिर वो बोला जाएगा तो अ भी इसमें आएगा। क, अम, कम, अ की जो है स्वर इसमें आ रहा है। आ की बात करेंगे, आ की मात्रा इस तरह होता है काम। इसी तरह ई है तो छोटा इस तरह होगा किस लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किस लिए हो जाएगा, ऐसे किस लिए। ई है बड़ी ई तो खीर हो गया। ऊ छोटा ऊ तो गुलाब, बड़ा ऊ तो फूल। तीर्ण, ऋषि वाले में तीर्ण हो गया। और ए वाले में केस हो गया, ए वाले में है हो गया, ओ वाले में चोर, औ में चौखट। तो ये जो हैं ये सभी क्या हैं? इनकी मात्राएं हैं, ये याद रखिए आप। देखिए, हमको लगता है कि हिंदी बहुत इजी होगा और हम क्या करते हैं, इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप सभी स्टूडेंट को कि सबसे पहले क्या करिए, हिंदी पढ़िए। और हिंदी में जितने भी नंबर आने वाले हैं, अगर वो 30 नंबर के हैं तो 30 नंबर को पूरे जो है कवर कर लीजिए कि 30 में से 30 पक्का मेरा आ जाए। क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं हिंदी में और हम गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए हर एक बातों को। देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग अवर्ण स्वर का। अवर्ण स्वर जो है कि कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजनों का अपना एक स्वरूप होता है इसमें। जैसे क, च, छ, ज, झ, त, थ, ध, ये सभी क्या है? आधे में है, ठीक है। यानी कि पूरा क नहीं बोल सकते, आधा क बोलेंगे, आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा झ, आधा त, आधा थ, आधा ध। इसी प्रकार अन्य वर्णमाला भी इसी प्रकार से होता है। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल जो है चिन्ह हट जाता है। ये यहाँ पर देखिए, अगर ये क है और नीचे हल लगा है तो इस पे अगर हम लोग अ लगा देंगे तो ये पूरा क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मात्रा होती है वो हट जाएगी, जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों कि स्वर कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ये आपको पता चल गया। अब बात करेंगे हम लोग व्यंजन। अगर हम स्वर समझ में आ गया हमको तो व्यंजन भी क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, स्वर की बात किए तो स्वर में क्या होता है, व्यंजनों की जो है सहायता ली जाती है तो स्वर। अब इसी तरह व्यंजन में है, अगर स्वरों का सहायता लेना पड़ता है हमको व्यंजन को बोलने के लिए, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर हम व्यंजन बोल रहे हैं तो स्वर के सहारे के बिना हम व्यंजन नहीं बोल सकते। इनकी जो संख्या होती है 33 होती है। देखिए, स्वर की संख्या कितना बताया मैं आपको, 11, और व्यंजन की संख्या 33 होती है। इनको मिलाकर पूरा कितना हो गया, 44 क्या है, वर्णमाला है। ये याद रखिए आप। अब इसके भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन के जो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी प्रकार व्यंजन के जो हैं, पहला जो है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, 3 प्रकार के जो है व्यंजन होते हैं, भेद होते हैं उनके। तो देखिए, पहला जो है स्पर्श है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार में रखा गया है।
देखिए यहाँ क वर्ग है तो देखिए पूरा क्या है, आधा का, आधा खा, आधा गा, आधा घा, आधा अंगा, ये सभी जो हैं व्यंजन हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग सभी में अ लगा देंगे तो साथ में क्या हो गया, ये स्वर हो गया। स्वर की सहायता से हम क्या बोलेंगे, व्यंजन बोल सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, ब, म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे किसका, अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। य, र, ल, व ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, मतलब अंदर से आवाज़ आ रही हो तो क्या हो गया, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, तो ये याद रखिए। और तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो देखिए जिसमें हमको एकदम अगर हम उसको बोल रहे हैं तो हमको उसमें क्या है, ज़्यादा फोड़ ना करना पड़े, हमारे मुख से जो है क्या है, एक हवा निकले, जैसे कि स, श, स, ह, ये क्या है, ऊष्म के अंतर्गत आता है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। देखिए इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐसे, क, ध, ल और यहाँ पर स। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ऊष्म स्वर इसमें से कौन सा है, तो आपको पता है कि ऊष्म में थोड़ा सा हमारे मुख से जो है धुआं बोलता हूँ, क्या है, हवा निकलता है, तो क्या हो गया, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। देखिए देवनागरी लिपि में अन्य अक्षरों यानी कि 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर देवनागरी लिपि में अगर छ की बात करेंगे तो आधा का और स से मिलकर जो है छ बनता है, यानी कि आधा का और पूरा स मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, छ बनेगा। इसी प्रकार ज और या को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ज्ञान बनेगा। इसी प्रकार त्र, धन क्या करेंगे, हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर ता धन र लिखा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। सरा की बात करेंगे तो आधा स और र मिलकर क्या बनेगा, सरा बनेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए व्यंजन में जो है अनुस्वार भी होते हैं, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका जो है चिन्ह होता है, ये इस प्रकार से चंद्र बिंदु की तरह होता है, जैसे संभव। तो संभव में देखिए यहाँ पर बिंदु लगा दिए, आधा म था उसको हटाकर हम लोग संभव कर दिए। संजय था तो उसको क्या लिख लिए हम लोग, संजय कर दिए। ठीक है, यहाँ संजय है तो यहाँ पर भी क्या है, ये संजय होगा। इसी प्रकार गंगा तो ये गंगा हो गया। तो ये जो है अनुस्वार के अंतर्गत आता है। आप याद रखिएगा ध्यान में कि जहाँ पर बिंदु की बात करेंगे तो ये अनुस्वार में आएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग विसर्ग। अनुस्वार की बात कर लिए, विसर्ग इसका उच्चारण जो है ह के इस समान होता है, जिसका चिन्ह जो है देखिए इस प्रकार 2 बिंदु होता है अनुपात की तरह। जैसे यहाँ देखिए अतः, प्रातः है ना, यानी कि ह का जो है उच्चारण हो उसमें क्या है, विसर्ग संधि हो और साथ साथ इस तरह का चिन्ह लगा हो। चंद्र बिंदु की बात करें, जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, नासिका मतलब नाक हो गया और मुख मतलब मुंह से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है। देखिए अनुस्वार की बात किए तो मैं आपको बता दिया अनुस्वार क्या होता है, और अनुनासिक की बात करेगा तो जो चंद्र बिंदु लगता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख, ये सभी चंद्र बिंदु कहलाएंगे। फिर आता है हलंत। हलंत क्या है, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, यानी कि स्वर बिना स्वर का उपयोग किया जाता है व्यंजन का, तब वहाँ पर हलंत लगता है। इसको जो है तिरछी रेखा में लिखा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ क लिख रहा हूँ और नीचे में हलंत लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिना स्वर के व्यंजन हो गया। अब बात करेंगे वर्णों के उच्चारण के स्थान। मुख
के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि उच्चारण स्थान कहते हैं। आगे के वीडियो में हम पूरा और भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते, वीडियो अच्छा लगा फिर भी नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि डिसलाइक कर रहे हैं आप। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमको और कैसा वीडियो बनाना है आपके लिए, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टाइप का वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। एडीओ एग्ज़ाम के अलावा और भी एग्ज़ाम जो होंगे, एएसआई के एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए भी हम लेके आएंगे। आपका छात्रावास अधीक्षक हो गया, उसके में भी ये सभी काम आ जाएगा। ठीक है, ये जो हिंदी व्याकरण है इन सभी में काम आ जाएगा। आप पूरा मन लगाकर पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, और कोई भी आपके पास सामने जो एग्ज़ाम आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसे फाइट कर लीजिए। बहुत कम समय होता है ये सभी को निकालने में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर निकलवा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।